अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाहरुख और खैर मकदम करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। अभी आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर रीट की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ये अक्सर सुनते होंगे कि आपको पहले जो एग्ज़ाम हुई है उनके क्वेश्चन पेपरों का मुताला करना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि सवाल कैसे आते हैं, उनका स्तर क्या रहता है। और ये प्रश्न पत्र है वो आपकी तैयारी में भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। राजस्थान में अक्सर एग्ज़ाम है वो या तो RPSC द्वारा यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या फिर BSER राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होते हैं। जब आप इन बोर्डों के द्वारा आयोजित होने वाले प्रश्न पत्रों का मुताला करेंगे तो पाएंगे कि जो क्वेश्चन हैं वो बार बार वही रिपीट होते हैं। जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो पहले उस बोर्ड द्वारा आयोजित जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनका मुताला करें, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि 50 से 60% सवाल है वो पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को जहन में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपकी तैयारी में ये वीडियो मददगार साबित होगा। ये वीडियो पीछे के प्रश्न पत्रों के वीडियो की कड़ी का पहला वीडियो है। इसके बाद हम RPSC द्वारा आयोजित तमाम प्रश्न पत्र जो कि उर्दू विषय से संबंधित हैं, जैसे थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कॉलेज लेक्चरर है, इन सभी के प्रश्न पत्र के वीडियो हम बनाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करेंगे। और आप पाएंगे कि ज़्यादातर सवाल हैं वो पीछे के प्रश्न पत्रों से ही आए हैं। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। पहला सवाल है, ड्रामा निगारी में किस आंसर की ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है? यहाँ पर नाम है ज़रूरत पड़ती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मकालमा। दूसरा सवाल है, नज़ीर अहमद कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे दिल्ली के। नज़ीर अहमद, जिन्हें हम डिप्टी नज़ीर अहमद भी कहते हैं, ये उर्दू के पहले नावल निगार गुजरे हैं। ये दिल्ली के रहने वाले थे। अगला सवाल हमारे सामने है, तौबतुल नसूह का बुनियादी किरदार या बुनियादी मकसद क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इस्लाह। तौबतुल नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है और इस नावल का जो मकसद है वो है इस्लाह। अगला सवाल है, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? गौहर मिर्ज़ा है वो उमराव जान अदा का किरदार है। उमराव जान अदा है वो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का सबसे मशहूर और मारूफ नावल गुजरा है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है उमराव जान अदा और गौहर मिर्ज़ा उसी का किरदार है। अगला है, हुरी किस नावल का किरदार है? हुरी प्रेमचंद के गोदान नावल का किरदार है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। गोदान है वो प्रेमचंद का आखिरी और प्रेमचंद का सबसे मशहूर नावल हुआ है। इसका सही जवाब होगा गोदान। हुरी है वो नावल गोदान का किरदार है। अगला सवाल है, दाग का कब इंतकाल हुआ? दाग से मुराद यहाँ दाग देलवी है। दाग देलवी का इंतकाल है वो 1905 में हुआ था। ये वही दाग हैं जो इकबाल के उस्ताद थे। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है, इकबाल के शेरी मजमूए का नाम क्या है? इस सवाल का सही जवाब होगा बाले जिब्राइल। इकबाल ने 4 शेरी मजमूए यादगार छोड़े हैं, जिसमें बाले जिब्राइल है, अरमागाने हिजाज है, बांगे दरा है। इस तरह से इनके जो शेरी मजमूए हैं उनकी तादाद 4 है और बाले जिब्राइल अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, शाये उम्मीद किसकी नज़्म है? शाये उम्मीद है वो इकबाल की नज़्म है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। इकबाल का पैगाम क्या है? इकबाल का पैगाम है वो बेदारी है। वो कौम को बेदार करना चाहते हैं। इकबाल जो उर्दू के बहुत बड़े नज़्म निगार गुजरे हैं, इनका इंतकाल है वो 1938 में लाहौर में हुआ था। अगला सवाल है, फैज़ कहाँ के रहने वाले थे?
बात हो रही है फैज़ अहमद फैज़ की। फैज़ लाहौर के रहने वाले थे। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अब ये सवाल जो आ रहे हैं ये हैं साइकोलॉजी से संबंधित। उर्दू में साइकोलॉजी के सवाल हैं। आपको ये थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन जब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे तो ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पहला सवाल है साइकोलॉजी का, या फिर कहें नफ्सियात का, वह कौन सा माहिर नफ्सियात है जिसका ताल्लुक़ तालीमी नफ्सियात में सीखने को मुतासिर करने वाले हालात के मवाद से है। इसका सही जवाब होगा क्रो एंड करो। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बच्चा के जिस पहलू को जानकर तदरीस को मुयस्सर बनाया जा सकता है वो है दिलचस्पी। बच्चों की दिलचस्पी को जानकर हम तालीमी सरगर्मियों को मुयस्सर बना सकते हैं। अगला सवाल है, जब किसी किताब या अदब का मुताला करके ज़हनी सुकून और तस्फ़ी हासिल हो तो ऐसे जज्बात को किस किस्म के दर्जे में आते हैं? ऐसे जज्बात किस किस्म के दर्जे में आते हैं? या आते हैं दानिशवराना जज्बात। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। ये कहना ख़राब लिखा है के बजाय अच्छा ख़त दिखाकर ऐसा लिखा करो कि इस्लाह देकर मुदर्रिस तलबा के किस किरदारी पहलू को कंट्रोल कर सकता है? ये कर सकता है जज्बाती को। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जब बच्चा फौरी तौर पर कोई रद्द अमल नहीं करता, वह सोचता है, समझता है, तब रद्द अमल करता है, तो ज़हनी नशोनुमा की ये मंजिल होती है अनाकासी मंजिल। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मिजाज में तेज़ी और तंदी होना और क़ुव्वत एहसास का बढ़ना नशोनुमा की किस मंजिल की निशानदेही करता है? ये करता है जज्बाती नशोनुमा की। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। समाजी सूझ उम्र के जिस मरहले में ज़ाहिर होती है वह होती है लड़कपन में, या फिर कहें हम किशोरावस्था में। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बच्चा के ज़रिए दूसरों जैसे डॉक्टर, टीचर, पुलिस वगैरह बनने की नकल करना नशोनुमा की किस खूबी को बताता है? ये बताता है दिलचस्पियों की नशोनुमा। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नए अल्फाज को सीखने और समझने की सलाहियत को किस नशोनुमा को जाहिर करती है? ये करती है किस नशोनुमा को? ज़हनी नशोनुमा को। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, छोटे बच्चे जब गुस्सा होते हैं तो कई बार ज़मीन पर गिरकर लौटने लगते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के ज़रिए ऐसा नहीं करने की वजह है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है बड़े बच्चों में गुस्से पर काबू करने की सलाहियत बढ़ जाती है। बड़े बच्चे हैं वो गुस्से पर काबू करना सीख जाते हैं। अगला सवाल है, तलबा में बजाते खुद तहकीकी काम करने की सलाहियत का नज़रिया कहलाता है। इसे कहते हैं खुद एहतरामी। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। जिन तलबा का आम दिमागी अंसर ज़्यादा आला दर्जे का होता है वह तमाम चीज़ों पर आसानी से उबूर हासिल कर लेता है। यह डेफिनेशन किसकी है? ये कॉल है स्पीयरमैन ने ये कॉल दिया था। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इंसानी कामों का तजज़िया इनके अनासिर में किया जाता है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा तरबियाती नफ्सियात। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जब तालिबे इल्म बार बार नाकामयाब होता है तो इसमें कौन सी उलझन पैदा होती है? इसमें होती है एहसास-ए कमतरी। जब तलबा बार बार किसी चीज़ में नाकामयाब होता है तो उसमें एहसास-ए कमतरी आ जाती है। लड़कपन उम्री के ज़हनी नशोनुमा की खसूसियात में से एक है। क्या है? हाफिज़ा। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है,
एक शोबे में नाकामयाब होने पर ज़हनी तनाव को कम करने के मकसद से अगर तालिब इल्म शोबा बदल लेता है तो तनाव दूर करने का ये तरीका कहलाता है। इसे हम कहते हैं बराह रास्त तरीका। जब वह रास्ता ही बदल लेता है तो उसे हम बराह रास्त तरीका कहते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, जज्बाती जहानत को किसके ज़रिए बताया जाता है? जज्बाती जहानत को किसके ज़रिए बताया जाता है? EQ के ज़रिए, भावात्मक बुद्धि के ज़रिए। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। जज्बाती एहसास के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार होता है? यह होता है अमिगडाला। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। जज्बाती एहसास के लिए दिमाग का अमिगडाला हिस्सा है वो जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है, मौजूदा और जदीद तालीमी निज़ाम में अबताई जहनी और बेज़ाब्तगी आमोजस वाले तलबा के लिए जिस तालीम का बंदोबस्त किया गया है वह है शमूलियाती तालीम। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, नामवाफिकियत की वह हालत जिसमें बर्ताव बग़ैर जायज़ वजह के और कसीरुल वक़ू होता है, ये होता है माफूकुल आदात। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ज़हनी तनाव वाले तलबा की दिमागी सेहत की दुरुस्तगी के मद्देनज़र मुदर्रिसीन को चाहिए कि तदरीस की तंजीम व तरतीब ऐसी करें कि हर तालिब इल्म को कुछ ना कुछ वक्फ़े के बाद कामयाबी का मज़ा मिले। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, तदरीसी मॉडल के किस अंसर में तदरीसी इक़दामात बताए जाते हैं? ये बताए जाते हैं नहवी या तख्लीक। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। एडवांस ऑर्गेनाइज़र मॉडल से की जाने वाली तदरीस की दर्जाबंदी में मुदर्रिस के ज़रिए तसल्लुती और हाकिमाना समाजी माहौल पैदा किया जाता है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इतलाआत और हक़ाइक़ का इल्म कराया जाता है, ये कराया जाता है इतलाआती अमल मॉडल में। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अगर हम किसी मतन को ड्रामा के ज़रिए पेश करते हैं तो ड्रामा को तदरीस मुअव्वन अशिया की किस असनाफ बंदी में रखेंगे? जो ड्रामा है वो समी व बसरी दोनों इमदादी अशिया होती है, तो ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, समी व बसरी दरसी मुअव्वन अशिया का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि तलबा अशिया पर गौर व फिक्र कर सके। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आमोजस का वह निज़ाम दर्जा जिसमें तलबा आपस में इतलात और ख़यालात का तबादला करते हैं और मुदर्रिस इस फ़ैल में तसहील करता है, तो वह है, इसे हम कहते हैं तावनी आमोजस या फिर आमोजस बजरिया इमदाद बाहमी। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इतला और मालूमाती अमल के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल या मुस्तमिल होता है? इसके लिए होता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, अफादियती तफ़ाअल को अमल में लाने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम कहे जाते हैं, इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, क्लासरूम तदरीस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बोर्डों में सबसे जदीद बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। ये सवाल थे नफ्सियात से मुतल्लिक। अब फिर वही सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जो मुसन्निफ़ से, सिन्फ से, दास्तानों से, इनसे रिलेटेड होते हैं। ये सवाल पहला है, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन की किताब का नाम है बागोबार, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये एक दास्तान है। मीर अमन है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता
रहे हैं। अगला सवाल है, मीर अमन की किताब का नाम क्या है? मीर अमन की किताब का नाम है बागो बहार, जो कि उर्दू की सबसे बेहतरीन दास्तान मानी जाती है और ये किस्सा चार दरवेश का तर्जमा भी है। अगला सवाल है, गंज खूबी किसकी किताब है? गंज खूबी है वो मीर अमन की किताब है। बागो बहार भी मीर अमन की है और गंज खूबी भी मीर अमन की ही किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कलकत्ता में 1800 में कायम किया गया था। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, आज़ाद बख्त किस किताब का किरदार है? आज़ाद बख्त है वो बागो बहार का किरदार है और आज़ाद बख्त का पूरा एक किस्सा भी बागो बहार में मौजूद है। इंद्र सभा के लिखने वाले कौन हैं? इंद्र सभा जो कि उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है वो अमानत लखनवी का लिखा हुआ है। अमानत लखनवी, इंद्र सभा। अगला सवाल है, इंद्र सभा क्या है? इंद्र सभा क्या है? इंद्र सभा एक ड्रामा है जो कि उर्दू का पहला ड्रामा है जिसे अवाम के सामने स्टेज पर पेश किया गया। अगला है, धनपतराय किसका नाम है? धनपतराय मुंशी प्रेमचंद का नाम है। तकरीबन 1910 तक है मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से जो नावल लिखे, अफसाने लिखे और ड्रामे लिखे, फिर उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। अगला सवाल है, बेवा क्या है? बेवा एक नावल है और ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद कब पैदा हुए? प्रेमचंद 1880 में बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। प्रेमचंद की जाए पैदाइश क्या है? इनकी पैदाइश है वो बनारस के एक गांव लम्ही में हुई थी। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। गोदान किसकी तसनीफ़ है? गोदान है वो प्रेमचंद का सबसे मशहूर नावल है। गोदान क्या है? नावल है और किसकी तसनीफ़ है? ये मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, कुर्तुलैन हैदर की मशहूर किताब का नाम क्या है? कुर्तुलैन हैदर की मशहूर किताब का नाम है आग का दरिया। ये एक नावल है जो कि 1959 में शाया हुआ और ये कुर्तुलैन हैदर का सबसे मशहूर नावल है। अगला है, फोटोग्राफर क्या है? फोटोग्राफर कुर्तुलैन हैदर का एक अफसाना है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। फोटोग्राफर एक अफसाना है और ये अफसाना कुर्तुलैन हैदर का है। अगला सवाल है, बागो बहार क्या है? बागो बहार एक तर्जमा है। बागो बहार क्या है? बागो बहार किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है और बागो बहार वैसे क्या है? वैसे एक दास्तान है और ये दास्तान मीर अमन की तख्लीक है। अगला सवाल है, कुर्तुलैन हैदर का कहाँ इंतकाल हुआ? कुर्तुलैन हैदर का इंतकाल है वो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। इनकी पैदाइश 1927 में हुई थी। अगला सवाल है, बजुका के मुसन्निफ का क्या नाम है? बजुका है वो सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। बलवंत सिंह के अफसाने का क्या नाम है? बलवंत सिंह के अफसाने का नाम है लम्हे। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। वारदात है वो प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है और टेढ़ी लकीर है ये इस्मत चुगताई का मजमुआ, जो अफसाने हैं उनका मजमुआ है। अपने दुख मुझे दे दो ये कृष्णचंद्र के अफसानों का मजमुआ है। अगला सवाल है, शकून की नींद किसने लिखी है? शकून की नींद एक अफसाना है और ये इकबाल मजीद ने लिखा है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, इकबाल मजीद। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? ख्वाजा हसन निज़ामी है वो दिल्ली के रहने वाले थे। इनके मशहूर इंसाइयाँ जैसे मच्छर है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और उन्होंने दिल्ली के आसपास के ज़बान अपने इंसाइयों में, अपनी किताबों में काम ली है। मच्छर क्या है? मच्छर एक इंसाइया है और ये इंसाइया हैं ख्वाजा हसन निज़ामी का। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। एहतसाम हुसैन क्या थे? एहतसाम हुसैन है वो मशहूर तनकीद निगार गुजरे हैं। इनकी पैदाइश है वो 1912 में हुई थी और इनका इंतकाल है वो 1972 में हुआ था। ये उर्दू के एक मशहूर तनकीद निगार गुजरे हैं।
कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? कलीमुद्दीन अहमद का खाका है वो अहमद जमाल पाशा ने लिखा था। अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद का खाका लिखा। कलीमुद्दीन अहमद भी उर्दू के मशहूर तनकीद निगार गुजरे हैं। खाका निगारी के लिए क्या ज़रूरी है? खाका निगारी के लिए शख्सियत ज़रूरी है। खाका लिखने के लिए किसी न किसी शख्सियत का होना ज़रूरी है। बिना किसी शख्सियत के हम खाका नहीं लिख सकते। अगला सवाल है, जुगनू की रोशनी है काशाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में क्या है? इस शेर में तस्बीह का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। गोदी में खेलती है जिसकी हज़ारों नदियाँ। इस शेर में क्या है? इस शेर में मुबालगे का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बहादुरी में अहमद शेर है। इस जुमले में से क्या जाहिर है? इस जुमले से जाहिर है इस्तारा। इसमें अहमद को शेर बताया गया है, इसमें इस्तारे का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। शायरी में किसी की तारीफ़ को क्या कहते हैं? किसी की हम तारीफ़ करते हैं उसे हम कशीदा कहते हैं। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो इस सिन्फ को हम कशीदा कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हालिक का कौल है कि जिंदों की तारीफ़ को कशीदा और मुर्दों की तारीफ़ को मरसिया कहते हैं। किस सिन्फ सुखन में हुस्न व इश्क का कसरत से जिक्र होता है? सबको पता है हुस्न व इश्क का जो बयान है वो गज़ल में होता है। अगला सवाल है, तस्बीब किस सिन्फ़ शायरी में ज़रूरी समझा जाता है? तस्बीब है वो कसीदे के लिए बेहद ज़रूरी है। कसीदे का पहला हिस्सा है उसे हम तस्बीब ही कहते हैं। गालिब की शोहरत किस वजह से है? गालिब की शोहरत 2 वजह से है। पहली है गज़ल और दूसरा है खतूत। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा क्योंकि खतूत ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल हमारे सामने है, मीर अनीस ने किस फ़न में महारत हासिल की? मीर अनीस मर्शिए के बेताज बादशाह माने जाते हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्लाट किसके लिए ज़रूरी है? प्लाट है वो नावल के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। प्लाट है वो नावल के लिए ज़रूरी है। अगला सवाल है, उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? सबको पता है उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ गज़ल है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल भी है कि उर्दू शायरी की आबरू गज़ल है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। वली कहाँ के रहने वाले थे? वली औरंगाबाद के रहने वाले थे। उर्दू में बाकायदा गज़ल का आगाज़ है वो वली दक्कनी से ही माना जाता है। वली दक्कनी शुमाली हिंद और दक्कन के बीच की कड़ी भी माने जाते हैं। वली दक्कनी तकरीबन 1700 ईस्वी में शुमाली हिंद में आए थे। अगला सवाल है, मीर का कहाँ इंतकाल हुआ? मीर से मुराद यहाँ मीर तकी मीर है। मीर का इंतकाल है वो लखनऊ में हुआ था। वली कब पैदा हुए? वली दक्कनी की पैदाइश है वो 1650 में हुई थी। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा 1650। वली दिल्ली कब आए थे? वली 1700 में दिल्ली आए थे और उस वक्त हिंदुस्तान पर औरंगज़ेब का शासन था, औरंगज़ेब की हुकूमत थी। मीर कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर है वो आगरा में पैदा हुए। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मीर किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं? सबको पता है मीर को गज़ल का शहंशाह कहा जाता है। खुदाई सुखन भी मीर को ही कहा जाता है। अगला सवाल है, जज़्बी यानी मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमूए का क्या नाम है? फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा है वो मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमूए का नाम है। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबर आबादी अकबराबाद में पैदा नहीं हुए बल्कि इनकी पैदाइश है वो दिल्ली में हुई थी। फिर ये अकबराबाद चले गए और फिर अपने नाम के आगे उन्होंने अकबराबादी लगाया था। नज़ीर की पैदाइश है वो दिल्ली में ही हुई थी 1740 में और इनका इंतकाल है वो 1830 में हुआ था। अगला सवाल है,
नज़ीर की मशहूर नज़म का नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़म का नाम है आदमी नामा। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। इस्माइल मेरठी कब पैदा हुए? इस्माइल मेरठी की पैदाइश है वो 1844 में हुई थी और उनका इंतकाल है वो 1917 में हुआ था। मखदूम मोहिउद्दीन मखदूम कहाँ के रहने वाले थे? मखदूम है वो हैदराबाद के रहने वाले थे। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है कशीदा निगारी का कौन बड़ा शायर है? जोक है वो कशीदा निगारी के बड़े शायर गुजरे हैं। जोक से बड़े कशीदा निगार सिर्फ एक ही हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कशीदा निगारी में सबसे पहला नाम आता है सौदा का और दूसरा नाम जोक का ही आता है। जोक है वो बहादुर शाह के उस्ताद भी गुजरे हैं और गालिब के साथ इनकी अदबी चश्मक रहती थी। सौदा के मुआसरीन कौन है? सौदा के मुआसरीन हैं मीर, दर्द और सौदा ये एक ही दौर के शायर हैं। तो यहाँ पर दर्द नहीं है सिर्फ मीर हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मीर, सौदा, दर्द एक ही दौर के शायर गुजरे हैं। अगला सवाल है दबीर का कब इंतकाल हुआ? मीर दबीर का इंतकाल है वो 1875 में हुआ था। यहाँ पर आप एक बात ध्यान में रखिए, जहन में रखिए कि दबीर और अनीस एक ही दौर के शायर गुजरे हैं, दोनों ही मर्सिया निगार हैं। मीर की जो मीर अनीस है उनकी पैदाइश है वो 1802 में हुई। मीर दबीर की पैदाइश है वो 1803 में हुई। बात करें हम मीर अनीस के इंतकाल की, मीर अनीस का इंतकाल है वो 1874 में हुआ था और मीर दबीर का इंतकाल है वो 1875 में, यानी दोनों ने एक ही जैसी उम्र पाई थी। एक साल पहले मीर का इंतकाल हुआ, एक साल पहले ही मीर की जो पैदाइश हुई। उसी तरह मीर दबीर की पैदाइश है वो मीर के एक साल बाद हुई, इंतकाल भी एक साल बाद हुआ। 1802 में मीर अनीस, 1803 में मीर दबीर की पैदाइश हुई, 1874 में मीर अनीस का इंतकाल हुआ और 1875 में मीर दबीर का इंतकाल हुआ। अगला सवाल है रुबाई में कितने शेर होते हैं? रुबाई में 2 शेर होते हैं और ख़ास ख्याल ये रखिए कि रुबाई में शेर तो 2 होते हैं लेकिन मिसरे 4 होते हैं, शेर 2 ही होते हैं। अगला सवाल है अख्तर शेरानी कहाँ पैदा हुए? अख्तर शेरानी की पैदाइश है वो राजस्थान के नवाबों की नगरी टोंक में हुई थी और इनका इंतकाल है वो लाहौर में हुआ था। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है सलाम मछली शहरी किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर हैं? ये नज़म के लिए मशहूर है, नज़म निगारी के लिए सलाम मछली शहरी मशहूर हैं। एहसान दानिश कहाँ पैदा हुए? एहसान दानिश की पैदाइश है वो मेरठ में हुई थी। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। एहसान दानिश की पैदाइश है वो मेरठ में हुई थी। एहसान दानिश का कहाँ इंतकाल हुआ? एहसान दानिश का इंतकाल है वो लाहौर में हुआ था। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों के मजमूए का क्या नाम है? इनके खाकों के मजमूए का नाम है गंज हाय गिरा माया। शीश महल है ये शौकत थानवी का खाका है। चंद हम असर ये मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है। अगला है आग का दरिया क्या है? आग का दरिया उर्दू का एक बेहतरीन नावल है और इस नावल के नावल निगार हैं कुर्तुलैन हैदर। आगा हसर का इंतकाल कब हुआ? आगा हसर का इंतकाल है वो 1935 में हुआ था। 1879 में इनकी पैदाइश हुई, 1935 में इनका इंतकाल हुआ। आगा हसर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला सवाल है सिल्वर किंग क्या है? सिल्वर किंग एक ड्रामा है और ये ड्रामा आगा हसर कश्मीरी का है। दरवाजे खोल दो किसकी तख्लीक है? दरवाजे खोल दो कृष्ण चंद्र का ड्रामा है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है गांव की अक्कासी के लिए कौन मारूफ है? सबको पता है गांव की अक्कासी के लिए मुंशी प्रेमचंद मशहूर है। नमक का दरोगा किसका अफसाना है? नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। मिंटो कब पैदा हुए? मिंटो की पैदाइश है वो 1912 लुधियाना में हुई और इनका इंतकाल है वो 1955 में हुआ था। सादत हसन मंटो।
नया कानून क्या है? नया कानून मिंटो का या मंटो का अफसाना है। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। मिंटो के लिए ज़्यादा मकबूल है। मिंटो किस लिए ज़्यादा मकबूल है? मिंटो जिन्स के लिए, उनकी जो अफसाना लिखने में जो मौजू होता था वो जिन्स ही होता था। ऑप्शन ए की सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लाजवंती के मुसन्निफ कौन है? लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। जब मुल्क तकसीम हुआ उसमें जो परेशानियां सामने आई, उसी परेशानियों में से एक परेशानी को लेकर ये अफसाना लिखा गया है। अगला है, बेदी कहाँ पैदा हुए? राजेंद्र सिंह बेदी है वो लाहौर में पैदा हुए थे। गुजरा हुआ ज़माना किसकी तख्लीक है? गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद खां की तख्लीक है। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। पुतरस बुखारी कहाँ पैदा हुए? पुतरस बुखारी की पैदाइश है वो पेशावर में हुई थी। यारबास क्या है? यारबास एक इंसाइया है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ क्या है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ ख्वाजा हैदर यलदर्म का इंसाइया है। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी में कौन सी सनत है? ये सनत तलमी है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। जब शेर में किसी पुराने वाक़ये, कोई हदीस, कोई कुरानी आयत या फिर कोई मशहूर वाक़ये को शामिल किया जाता है वहाँ तलमी होता है। हस्ती अपनी हबाब की सी है में कौन सी सनत है? इसमें तस्बीह का इस्तेमाल हुआ है। हस्ती अपनी हबाब की सी है ये मीर तकी मीर की गज़ल है। ख़ास बात ये कि इस गज़ल में, पूरी गज़ल में जितने भी शेर हैं सारे के सारे तस्बीह के इस्तेमाल से भरे हुए हैं, यानी सब में तस्बीह का इस्तेमाल हुआ है। सिलसिलाए रोज़ व सब नक्श गेर हादसात में कौन सी सनत है? इसमें सनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर रोज़ व सब आपस में तजाद है, विलोम है। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। अगला है, बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बयान करने को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बयान करने को हम मुबालगा कहते हैं। मुबालगे की 3 किस्में, ये भी याद रखिए। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना मुबालगा कहलाता है। ज़मी को था दावा कि मैं आसमां हूँ, मका कह रहा था कि मैं ला मका हूँ। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इसमें तजाद का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखो, ज़मी आसमां, मका ला मका, ये आपस में तजाद हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है? मीर हसन की मसनवी का नाम सहरुल बयान है और ये उर्दू की सबसे बेहतरीन मसनवी मानी जाती है। अगला सवाल है, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? गुलजार नसीम है वो दयाशंकर नसीम की तख्लीक है। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश था। अमजद हैदराबादी किस हैसियत से मशहूर है? अमजद हैदराबादी उर्दू में रुबाई गो शायर की हैसियत से मशहूर हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। जदीद नज़्म का आगाज़ किसने किया? जदीद नज़्म का आगाज़ है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिलकर किया था। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। इकबाल बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़ अदब के शायर हैं? इकबाल बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर गुजरे हैं। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। नज़्म में इनके 4 शेरी मजमूए अभी हमारे सामने हैं। शिकवा जवाब शिकवा किसकी नज़्म है? ये नज़्म है इकबाल की। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। तिलिस्म हौस रबा क्या है? तिलिस्म हौस रबा दास्तान है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? फसाना आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम पंडित रतननाथ सरसार था, जो कि किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। ये नाम है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर सरर है, यहाँ पर होना चाहिए था सरसार, इसलिए इस सवाल को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। किसी भी ऑप्शन को इसमें सही नहीं माना गया। अगला सवाल है, गालिब की तारीख़ वफ़ात क्या है? गालिब की वफ़ात है वो 1869 में हुई थी और इनकी जो पैदाइश है वो 1797 में हुई थी और इंतकाल 1869 में हुआ था। गालिब कहाँ पैदा हुए थे? गालिब की पैदाइश है वो आगरा में हुई
और गालिब की वफ़ात है वो दिल्ली में हुई थी। मोमिन कहाँ के रहने वाले थे? मोमिन दिल्ली के रहने वाले थे। मोमिन ने एक शेर लिखा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जब गालिब ने ये शेर सुना तो उन्होंने मोमिन से कहा कि ये शेर तो मुझे दे दे और इसके बदले में मैंने जितने भी शेर लिखे हैं, जितने भी दीवान हैं मेरे हैं, वो सब ले ले। लेकिन मोमिन ने मना कर दिया। मोमिन की तारीख़ पैदाइश क्या है? मोमिन की पैदाइश है वो दिल्ली में 1800 में हुई थी। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। इकबाल का कब इंतकाल हुआ? इकबाल का इंतकाल है वो 1938 में हुआ था। वहीं इनकी पैदाइश है वो 1877 में हुई थी। सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल है, इकबाल के उर्दू शेरी मजमूए का क्या नाम है? इकबाल के उर्दू शेरी मजमूए का नाम है बांगे दरा। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये किसका शेर है? ये मोमिन का शेर है। इसी के बारे में गालिब ने कहा था कि ये शेर मुझे दे दे और बदले में मेरे सारे दीवान ले ले। अगला सवाल है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इस राह पे चलाना मुझको। ये किसका शेर है? ये अल्लामा इकबाल के एक नज़म का शेर है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। नासिक, जिनका पूरा नाम है शेख इमाम बख्श नासिक। नासिक कहाँ के रहने वाले थे? नासिक लखनऊ के रहने वाले थे। दबस्तान लखनऊ के आगाज़ का सहरा इन्हीं के सर पर बांधा जाता है, नासिक। नासिक का कब इंतकाल हुआ? नासिक का इंतकाल है वो 1838 में हुआ था। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। आतिश और नासिक के बीच में अदबी चस्मक बनी रहती थी। अगला सवाल है, फिराक का कब इंतकाल हुआ? फिराक से मुराद यहाँ फिराक गोरखपुरी है। इनका इंतकाल है वो 1982 में हुआ था। ऑप्शन ए के सवाल का सही जवाब होगा। फिराक का पसंदीदा सनफ़ सुखन क्या है? फिराक उर्दू में गज़ल के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अजीज़ लखनवी का कब इंतकाल हुआ? अजीज़ लखनवी, इनका इंतकाल 1935 में हुआ था। 1935 में ही आगा सर कश्मीरी का इंतकाल हुआ है। इकबाल कहाँ पैदा हुए? इकबाल की पैदाइश है वो सियालकोट में 1877 को हुई थी। इनकी पैदाइश है वो सियालकोट में और इनका इंतकाल है वो लाहौर में हुआ था। अगला सवाल है, 16 शबनम किसकी तख्लीक है? ये जोश मलिए आबादी की तख्लीक है 16 शबनम। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। दस्ते सबा किसकी तख्लीक है? दस्ते सबा है वो फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। दस्ते सबा है वो फैज़ अहमद फैज़ की तख्लीक है। ओ देश से आने वाले बता किसकी नज़म है? ओ देश से आने वाले बता ये अख्तर शेरानी की नज़म या अख्तर शेरानी का गीत है। ओ देश से आने वाले बता। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधों पे लाती है सबा गंगा जल। ये किसके मशहूर नातिया कसीदे का मतलब है? ये है मोहसिन काकोरी के नातिया कसीदे का मतलब है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। उर्दू में नातिया कसीदे का आगाज़ मोहसिन काकोरी से ही माना जाता है। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? मीर अनीस की पैदाइश है वो फैज़ाबाद में हुई। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब है। मरसिया के लिए किसे तरजीह दी गई? मरसिया के लिए मुसद्दस को तरजीह दी गई। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मरसिया के लिए मुसद्दस को ज़रूरी करार दिया। अगला सवाल है, रुबाई में कितने औज़ान होते हैं? रुबाई में कुल 24 औज़ान होते हैं। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा पर लिखी गई शायरी को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नात। जो शायरी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखी जाती है उन्हें हम नात कहते हैं। और वही शायरी जब खुदा की शान में लिखी जाती है तो हम उसे हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ को क्या कहते हैं? अल्लाह की तारीफ़ को हम हम्द कहते हैं। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पहले शेर को क्या कहते हैं? ये थोड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि पहले शेर से मुराद यहाँ पर गज़ल या कसीदे के बारे में पूछा है। पहले शेर को हम
मतलब कहते हैं ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। गज़ल और कसीदे के पहले शेर को मतलब ही कहा जाता है। शेर का आखिरी हुरूफ क्या कहलाता है? शेर में जो आखिरी हुरूफ है वो रदीफ़ होता है। हालांकि रदीफ़ है गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो आखिरी हुरूफ है वो ज़्यादातर रदीफ़ ही होता है। अनारकली का मुसन्निफ़ कौन है? अनारकली का मुसन्निफ़ है इम्तियाज़ अली ताज। ये 1931 में शाया हुआ था, लेकिन इसे स्टेज पर प्रदर्शित नहीं किया गया। और इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, बागो बहार की ज़बान कैसी है? बागो बहार की ज़बान एकदम सादा है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।